अगर आप रामेश्वरम जाने का प्लान बना रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हम सिर्फ घूमने नहीं गए थे, हम पूरा एक्सपीरियंस लेकर आए हैं। अच्छा, थोड़ा चैलेंजिंग, थोड़ा स्पिरिचुअल और बहुत यादगार। और हाँ, ये सिर्फ एक टेम्पल विजिट नहीं था, ये भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग और चार धाम का एक पवित्र स्थान है। बहुत साल से मैं कोशिश कर रहा था, प्लान बना रहा था रामेश्वरम जाने के लिए। पता नहीं हर बार एक ना एक रीजन लेके वो कैंसिल हो जाता था। इस साल यानी 2026 फर्स्ट वीक हम रामेश्वरम जाके आए। कुछ लोग एक रीजन बोलते हैं, उस वजह से हुआ होगा, मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन लगता तो कुछ जरूर है। वो क्या है रीजन, कुछ पलों में आपके साथ शेयर करूंगा। उसके लिए वीडियो ज़रूर देखें। 2025 दिसंबर में हमने पहले ट्रेन होटल का बुकिंग किए थे, लेकिन मुझे देर में पता चला बैक टू बैक 2 लॉन्ग वीकेंड आ रहे हैं, तो भीड़ ज़रूर ज़्यादा होगा। मुझे लगा कि शायद बहुत गड़बड़ी हो सकती है और क्यू भी बहुत बड़े हो सकते हैं। रिटर्न का टिकट्स मिलने के नाब के बराबर थे, तो इसलिए मैंने प्लान किया इस बार भी ड्रॉप करेंगे। कुछ अच्छा नहीं लगा, तो तुरंत मैंने जनवरी 2026 फर्स्ट वीक यानी 2, 3, 3 और 4 ये तारीखों का तय किया और प्लान बना के सब बुकिंग कर लगा ली। तो हमारा जर्नी स्टार्ट होता है शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे बेंगलुरु से। ये पहली बार हमारी वंदे भारत का एक्सपीरियंस था। हाँ, मैं बहुत सालों से ये भी प्लान कर रहा था कि वंदे भारत का एक एक्सपीरियंस ले लूँ। तो हमने प्लान बनाया और उस प्लान के तहत हम वंदे भारत कैच किए। बेंगलुरु से चेन्नई तक 7:30 बजे ड्रॉप टाइम था चेन्नई में, तो हम 5 घंटे वंदे भारत में गुजारे। छोटी सी लाइन में बोल दूं, बहुत सफर बहुत अच्छा था। आपको टी, स्नैक्स ऐसे वगैरह दिए जाते हैं, बीच में पानी, पेपर सभी। क्यू भी बहुत अच्छा था, और जो नॉर्मल ट्रेन में डिस्टर्बेंस और मूवमेंट रहती है, यहाँ पे उतना नहीं, बहुत स्मूथ। तो हम आके पहुँचे चेन्नई MGR रेलवे स्टेशन चेन्नई 7:30 बजे। अब बाहर आके देखे तो शुक्रवार बहुत था, तो भीड़ बहुत था, ऑटो भी बहुत थे। लेकिन आप यहाँ पे यूबर भी यूज़ कर सकते हैं, यूबर चल रहा था और ओला भी चल रहा था। तो हमने ओला में एक ऑटो बुक किए। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था हमारा बस का पिकअप पॉइंट। ज़्यादातर यहाँ पे बस आपको बहुत मिल जाते हैं। तो इसका स्टेशन का नाम है, प्लेस का नाम है कोयम्बेडु। तो यहाँ से हमारा बस का अराइवल पॉइंट था रामेश्वरम के लिए। ऐसा नहीं कि आपको पहले रेलवे जाना के फिर बस पकड़ना है रामेश्वरम जाने के लिए। ये मेरा प्लान था कि वंदे भारत का एक्सपीरियंस ले लूँ, तो इसलिए मैंने ऐसा बुकिंग किया था। आप चाहे तो बेंगलुरु से भी डायरेक्टली रामेश्वरम के बस अवेलेबल हैं, आप ज़रूर बुक कर सकते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा कोयम्बेडु बस पिकअप पॉइंट पहुँचे, तो हम नज़दीक में एक अच्छा होटल मिल गया, आपको भी मिल जाते हैं। तो वहाँ पे हम जाके थोड़ा फ्रेश होके हम खाना खा लिए। घी पोड़ी डोसा ये बहुत फेमस है चेन्नई में, तो हमने ये भी ट्राई कर लिया। भाई साहब, टेस्ट तो बहुत अच्छा था, इसका कोई वर्णन नहीं, क्योंकि उन्होंने घी भी बहुत ऐड कर लिया था। अगर आपको बोलूँ, बस भी बहुत अच्छा था। हमें नॉन AC लिया था क्योंकि हमको AC पसंद नहीं था। बस उतना स्पीड भी नहीं जा रहा था। मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग सोचे कि ये बसेस कैसे रहते हैं। तो जितना मैंने बहुत बार बीच बीच में मैंने चेक किया था कि GPS स्पीड के माध्यम से कि कितना स्पीड पे जा रहा है। ड्राइवर हमेशा कांस्टेंट 75 मैक्स 78 किलोमीटर पर आवर से स्पीड के हिसाब से जा रहा था, उसके आगे वो स्पीड नहीं लिया। और हमारे जब हम उठे तो सुबह हम रामेश्वरम के नज़दीक रामनाथपुरम पहुंच गए थे। अब रामेश्वरम लगभग 55 to 60 किलोमीटर से बच गया था। ये सिटी है जहाँ पे आप अगर रामेश्वरम में आपको कहीं पे भी होटल जगह नहीं मिला, तो जब भी आपको उस पीक सीजन में गए रहते हैं तो यहाँ पे आप कैच कर सकते हैं। कुछ सीन्स जो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, जो हमने देखे थे हमारे मोबाइल में, जो भी रिकॉर्ड किया हम यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। सिटी थोड़ा बहुत पुराना लगता है, और जाते जाते आपको रोड कम और पानी, समंदर ज़्यादा दिखने लगता है। ऐसे रामेश्वरम के नज़दीक आते आते मुझे क्रूज़ ज़्यादा पकड़ना था, तो मैंने
ड्राइवर के नज़दीक आके बैठ गया वीडियो कैप्चर करने के लिए। भाई साहब क्या बोलूं, बहुत मस्त नजरिया, जहाँ पे भी देखो आपको समंदर ही समंदर, बड़ा विशाल समंदर, क्या सीन है। दोनों आंख कम पड़ जाते हैं देखने के लिए। ये हमारा पहला एक्सपीरियंस था समंदर को देखने में। पहले भी एक बार मुर्डेश्वर जाके आया था, लेकिन वो अलग है और ये अलग है। आप देख सकते हैं ओल्ड पंबन ब्रिज और नया पंबन ब्रिज। जब हम रामेश्वरम पहुंच गए तो एक पॉइंट आता है जहाँ पे उसके आगे बस के अलाउ नहीं है, ओनली गवर्नमेंट बसेस आर अलाउड, प्राइवेट बस का अलाउ नहीं है। तो हम वहीं पे उतरना पड़ा और हमने ऑटो ले ली। जब हमने ऑटो को पूछा हम दोनों को लॉज तक पहुंचाने के लिए, तो ऑटो ड्राइवर ने बोला 400 पड़ेगा। तो हमने क्या किया, हमारे साथ और एक कपल्स दोनों वो भी जा रहे थे, तो हम उन दोनों के साथ मिलके हम 4 लोग बांट लिए 400 रुपीज़ को। तो हमने जाके वहाँ पर पहुँच गए। आप बार्गेनिंग भी कर सकते हैं, ऑटो वाले आपको कुछ भी प्राइस बोल सकते हैं, ये नहीं है कि वो फिक्स प्राइस है, तो आप बार्गेनिंग कर लीजिए। और आपको जो सामने दिख रहा है अभी वो वेस्ट गेट है, यहीं पे सब ऑटोज आपको ड्रॉप करते हैं ज़्यादातर। आप अगर चाहे तो नॉर्थ गेट के नज़दीक भी ले सकते हैं, लेकिन मंदिर के प्रेमाइसेस से कहीं भी ऑटो प्राइवेट व्हीकल्स अलाउड नहीं है। हमने आकर अभी होटल तो ले लिया, लेकिन होटल के अंदर आने के बाद पता चला उन्होंने बोला था चेक इन टाइम 11 AM, हम पहुंच गए थे 10 AM। तो उन्होंने बोला 1 घंटे वेट कीजिए। हमको वेट करना ही पड़ा क्योंकि हमको तो रूम अलॉट नहीं हुआ था, तो हम वेट कर रहे थे। ऐसे ही कुछ मोबाइल दे के इधर उधर दे के बात करके हमने कैसे भी कोशिश करके टाइम स्पेंड कर ली, लेकिन हमको रूम मिला 12 बजे। तो आप देख सकते हैं हमने 10 घंटे पहुँचे थे तो हमको 12 घंटे को मिल गया। तो इसकी वजह से 2 घंटे की वेस्ट की वजह से हमको बहुत सारा प्लान चेंज करना पड़ा। 12 घंटे बच गए तो सब बोल रहे थे कि 12 घंटे को मंदिर क्लोज हो जाता है, वो 1 घंटे को क्लोज हो जाता है। तो हमको सब चेंज करके हम फ्रेश हो गए। जब हम फ्रेश हो गए बाद में हम 3 बजे से मंदिर खुलता है, तो हम फ्रेश होके जाके होटल में लोकल राइस सांभर पापड़ का खाना खाए। तो हम चल पड़े अग्नि तीर्थम। हमारा रूम ईस्ट गेट को थोड़ा नज़दीक था, उतना भी नज़दीक नहीं था, थोड़ा नज़दीक था। तो हम ईस्ट गेट के नज़दीक एक होटल में खाए और हम चल पड़े अग्नि तीर्थम। अग्नि तीर्थम जहाँ पे आता है, जब आप ईस्ट गेट के पहुँचते हैं तो उसके सामने एक बड़ा लंबा रोड दिखता है, तो वहीं पे उस तरफ आपको जाना है और छोटा सा लेफ्ट टर्न, देन इमीडिएटली राइट टर्न। तो आपको एक बोर्ड दिखेगा, रामेश्वरम टेम्पल अग्नि तीर्थम, तमिल में जो भी लिखा है आपको मिल जाएगा। यह है आपका एंट्रेंस अग्नि तीर्थम के लिए, जो बड़ा सा आप लोग देख सकते हैं। भीड़ थोड़ा ज़्यादा था क्योंकि हमने जनवरी फर्स्ट वीक में गए थे। या जाते जाते अगर आप फरवरी मार्च अप्रैल में जा रहे हैं तो डेफिनेटली थोड़ा कम हो जाता है। समंदर के सामने खड़े होके एक अलग ही फीलिंग आ रही थी। हमने वहाँ पे पवित्र स्नान किया और सच बोलो तो पानी ठंडा था, लेकिन अंदर से एक शांति मिल रही थी। आप यहाँ पे कुछ वीडियोस फोटोज भी ले सकते हैं, और कुछ लोग यहाँ पे एक भगवान शिवलिंग का एक आकार बनाते हैं समंदर के किनारे का सैंड लेके, तो आप वो भी लेके कर सकते हैं। इसके बाद होने के बाद हम चल पड़े टेम्पल नॉर्थ गेट की तरफ, जहाँ पे 22 कुंड का स्नान किया जाता है। तो नॉर्थ गेट में आप पहुँचते ही आपको कुछ लोग बाल्टी लेके खड़े होके मिलेंगे। वो लोग बोलेंगे एक पर्सन को, एक आदमी को 500 700 तक, वो कुछ भी बोल सकते हैं, फास्टेस्ट क्यू और जल्दी आपको स्नान करवाएंगे 22 कुंडों का। अगर आप नॉर्मल लाइन लेते हैं तो पर पर्सन 25 रुपीज़ पड़ेगा। तो ये लाइन थोड़ा बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। आप देख रहे हैं, तो हम क्यू में जा रहे हैं। इसको ख़त्म करते ही वहाँ पे आपको चेंजिंग एरिया मिल जाएंगे, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं रहता और लेडीज़ के लिए कुछ अनकंफर्टेबल लग भी सकता है। कुछ लोग वहीं पे कर रहे थे, इवन इंक्लूडिंग लेडीज़, और जेंट्स तो वहीं पे ड्रेस चेंज कर रहे थे। और हम क्योंकि स्नान लिया था तो हम गीले हो गए थे, तो हमको लगा कि रूम को जाके हमारा अलग ड्रेस पहन के आ जाएं जो मंदिर के लिए रहते हैं, धोती और ट्रेडिशनल साड़ी। जब हम जाके रूम को जाकर फिर से वापस ईस्ट गेट में आए और हम यहाँ पे दर्शन के लिए अंदर गए। और मैं आपको यहाँ पे रिमाइंड करना चाहता हूँ, अगर आप मंदिर में एंटर कर रहे हैं तो ज़रूर याद रखिएगा, कैश इज योर किंग। कैश ज़रूर रखना, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। अंदर कहीं पे भी UPI पेमेंट और इन्हीं तरह की अलावा पेमेंट अलाउड नहीं है, सिर्फ कैश ही अलाउड है। तो आपको कुंड स्नान के लिए भी कैश चाहिए और दर्शन के लिए भी कैश चाहिए। तो अंदर हम गए
तो हमने 200 रुपये का फास्ट लाइन लिया। जनरल लाइन फ्री है, थोड़ा लंबा रहता है। तो हम अंदर गए और दर्शन लिए। अंदर कैमरा अलाउड नहीं था तो हमने वीडियो फोटोज नहीं ले पाए। कुछ क्लिप्स हम शेयर कर रहे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। अंदर जाने के बाद मैं क्या बोलूँ, मुझे बोलने के लिए शब्द नहीं मिल रहा है। इतना बढ़िया है टेम्पल, इतना बढ़िया, बहुत मस्त है। पता नहीं उन दिनों में जब उनके पास इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटल स्केल्स नहीं थे, ले आजकल तो इंजीनियर कुछ लोग लेज़र इक्विपमेंट की वजह से यूज़ करके मीज़र, तब दिनों में तो वो भी अवेलेबल नहीं था। पता नहीं इन्होंने कैसे किया, इतना अच्छा तरीके से बनाया है। सब में सिमेट्री, मैचिंग, और कहीं पे भी मिस्टेक की नज़र नहीं आ सकती। और इवन आप देख सकते हैं, अगर ऊपर देखें तो वेंटिलेशन का भी बनाया हुआ है। ये मुझे मालूम नहीं कि अब रिसेंटली बना है, लेकिन राजाओं ने पहले ही बनाया। जब मैं इतिहास देखूँ, पांड्या राजा ने पहले बिल्ड किया था इस टेम्पल को, बाद में और एक किंगडम ने इसको बनाया था। जब अंदर जाते हैं तो आपको 2 शिवलिंग मिलेंगे, विश्वलिंग और रामनाथ स्वामी लिंग। रामनाथ स्वामी लिंग जो पूजा किया है और स्थापित किया गया भगवान श्री राम और सीता माता की तरफ से। बताया जाता है कि कहानी के वक्त जब प्रभु श्री राम और सीता माता युद्ध होने के बाद पहुँचे तो वहाँ पे उनको पता चला कि शिवलिंग का पूजा करना चाहिए। तब उन्होंने बोला अपने हनुमान जी को कि जाओ काशी से एक शिवलिंग लेके आओ। जब हनुमान जी गए थे तो थोड़ा बहुत देर हो रहा था, सूर्यास्त हो रहा था, तो इससे पहले हम भगवान श्री राम को और सीता माता को पूजा करना चाहिए था। तो उन्होंने वहीं पे एक मिट्टी लेके एक शिवलिंग बनाकर वो पूजा कर दिए। तब तक बजरंगबली हनुमान जी भी एक लिंगम लेके आए। तो इसलिए यहाँ पे 2 शिवलिंग दिखते हैं। जो विश्वलिंग है वो है बजरंगबली हनुमान लेके आया हुआ, और जो मेन है रामनाथ स्वामी शिवलिंग वो श्री राम और सीता माता का पूजा किया हुआ। और अंदर उसके बाद आपको वहाँ पे अष्टलक्ष्मी का, सभी तरह लक्ष्मी की मूर्तियाँ दिखते हैं। और उसके बाद माता पार्वती का एक और बढ़िया है, वो भी लाजवाब है। तो आपको सब ये दर्शन करके आने में थोड़ा देर हो सकता है, आपके सीज़न के ऊपर होता है। तो हम जब तभी दर्शन करके आए तो रात देर हो गया था। अब हम सोचे थोड़ा एक चाय पी लें। हम एक चाय पीकर रूम को गए थोड़ा रेस्ट करने के लिए, और बाद में बाहर आए तो हम खाने के लिए होटल्स ढूंढ रहे थे। मैं आपको एक बता दूं, हमने जितना होटल्स में पूछा, 4 या 5 होटल में, सब में खाना अवेलेबल नहीं था, या नॉर्थ हो या साउथ इंडियन जो भी हो, थाली या इवन ये भी नहीं था, सिर्फ राइस और साउथ इंडियन का ब्रेकफास्ट। तो हमने डोसा खाए और दिन का ख़त्म किए। तो आज है दूसरा दिन। तो उठने का मन ही नहीं था, बट मणि दर्शन मिस भी नहीं करना था ना। 2:30 बजे उठ गए और चल पड़े मणि दर्शन के लिए। बताया जाता है कि लोकल वालों ने हमें बताया कि हमारे देश में सिर्फ 5 या 6 असली मणि लिंग हैं टेम्पल्स में, और रामेश्वरम भी उनमें से एक है। और ये मणि लिंगम है जो स्फटिक से बना हुआ रहता है। ये बहुत कॉस्टली है अगर हम मार्केट में ढूंढ के लेने गए तो। और इसको जब टेम्पल में आप अंदर जाते हैं तो इसको बिना लाइट में दर्शन किया जाता देते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत। और मणि दर्शन के लिए सुबह फिर से ईस्ट एंट्री गेट से हमको एंट्री लेना होगा। अगेन जैसे हमने बोला था मेन रामनाथ स्वामी लिंगम दर्शन के लिए, वैसे ही 2 लाइन्स रहते हैं, फ्री और पेड लाइन में आपको 200 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा। और याद रखिए अगेन कैश ही ज़रूरी है, यूपीआई नहीं चलेगा। और वीडियो में आप देख सकते हैं लाइन्स बहुत बड़ा था। सोचो हम 2:30 बजे और उठ के हम 3:30 बजे तक हम वहाँ पे थे आगे, फिर भी इतना बड़ा लाइन था। और ये मणि दर्शन का सिर्फ 1 आवर या 1.5 घंटे ही अलाउ रहता है, उसमें हमको दर्शन ले लेना चाहिए, बाद में हमको दर्शन नहीं मिलता। तो मैं आपको सब लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ, जो भी आप रामेश्वरम का ट्रिप प्लान कर रहे हैं, ये याद रखिए कि जब अगर रामेश्वरम को एक दिन पहले यानी प्रीवियस डे रात को पहुँचे तो सुबह जल्दी ही उठ के पहले मणि दर्शन कर लीजिए। कुछ लोग बिना स्नान के भी जाते हैं, अगर वो अलाउड है तो वो भी कर लीजिए। बाद में आके अग्नि तीर्थम में स्नान कीजिए और फिर 22 कुंड का स्नान, और फिर मेन रामनाथ स्वामी लिंगम का दर्शन। अगर आप रामेश्वरम को कभी भी दिन के टाइम में पहुंचते हैं यानी मॉर्निंग के टाइम, तो आपको मणि दर्शन नहीं होगा। तो इसको हमेशा आपको नेक्स्ट डे, अगले दिन ही रखना पड़ेगा। तो हमारा दर्शन हो गया
और दर्शन के बाद हम फिर से पश्चिम द्वार से बाहर एग्जिट किए। नींद कम हो गई थी लेकिन मन तो बहुत शांत था। और फिर हम आके रूम को आके थोड़ा हम रेस्ट कर लिया। बाद में फिर से हम सुबह उठ के हमारा प्लान स्टार्ट हुआ। 9 प्लेसेस जो डेली टूर करवाते हैं टेम्पल के नज़दीक, यानी वेस्ट गेट के नज़दीक आपको बहुत सारे ऑटोज़ मिल जाएंगे और कैब्स को आप आपके होटल के रिसेप्शन में पूछ सकते हैं, वो आपको कांटेक्ट करवा देंगे कैब्स के लिए। कैब्स का रेट मालूम नहीं है लेकिन ऑटो का मैं बोल सकता हूँ। कुछ लोग 1100 बोलते हैं, 1500 बोलते हैं, कुछ लोग 2000 भी बोलते हैं। आपको डेफिनेटली बार्गेनिंग करना पड़ेगा, नहीं तो वो बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो ये भी याद रखिए, ऑटो वाला के साथ जब भी आप प्राइस फिक्स करके ये प्लान बना लेते हैं तो उनको बोलिएगा कि तब प्लेसेस को दिखाना चाहिए, कवर करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो ऑटो वाला था कुछ प्लेसेस उसने मिस करवा दिया, ये हमको बाद में पता चला। तो ऐसा आपके साथ ना होना चाहिए। हमने ऑटो ले लिया और हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। तो पहले हम ऑटो वाला लेके गया कोदंडा रामेश्वरम टेम्पल। ये लगभग 15 to 20 किलोमीटर्स रामेश्वरम से दूर है। जाते समय सीन बहुत अच्छा था। लेफ्ट साइड में और राइट साइड में पूरा समंदर ही समंदर। उसके बीच के रास्ते से गुजरते हुए एक नानों का अलग ही एक्सपीरियंस था। अगर आप कैब में हैं और ऑटो में भी है तो अगर अलो करते हैं तो आप उठ के थोड़ा बाहर निकल के फ़ोटो भी ले सकते हैं। कोदंडा रामेश्वरम टेम्पल यानी विभीषण भी कहा जाता है, ये रावण का भाई है। और आपको ये भी पता चलेगा कि विभीषण आके भगवान प्रभु श्री राम के चरणों में आके पड़ गया और उसने उनको सहायता भी की जब रामायण के अंतिम युद्ध में, जहाँ पे जब हम छोटे थे आपने और मैं भी देखा हूँ कि कुछ सीरियलों में इसको दिखाया जाता है, फिल्मों में, कि जब रावण को जब प्रभु श्री राम तीर चलाते हैं तो उसको असर नहीं होता रहता है, तो उसका प्राण उसके पेट में रहता है। तो वहाँ पे मारने के लिए विभीषण बोलता है, तब वो मरता है। और इससे पहले भी विभीषण अपने भाई रावण को बोलता है कि सीता माता को उठा के लेके आने का बहुत बड़ा पाप होगा, तो इसलिए उनको वापस छोड़ के आइए, इसी में सबका भलाई है। लेकिन रावण विभीषण को ही मार के उसे बाहर निकल देता है। जब आप मंदिर में अंदर पहुंचते हैं, इसका पूरा कहानी वहाँ पे फोटो में लिखाया गया है और दिखाया गया भी है। आप अंदर उसका विभीषण का, प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और बजरंगबली हनुमान की सबकी मूर्तियां के दर्शन भी ले सकते हैं। यहाँ पे भी थोड़ा हमें क्यू देखने को मिला लेकिन उतना भी नहीं था। यहाँ पे दर्शन के लिए कुछ फीस या टिकट की जरूरत नहीं है, ये कम्प्लीटली फ्री है। विभीषण टेम्पल के बाद हम चल पड़े धनुषकोडी। वहाँ खड़े होके लगता है हिस्ट्री भी अभी भी हवा में है। और फिर इंडिया लास्ट पॉइंट, जहाँ बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन दोनों मिलते हैं। जाते जाते रास्ते में ही धनुषकोडी भी आता है, उसके बाद आता है इंडियन लास्ट पॉइंट, जो इंडिया का नेशनल एम्बलम भी वहाँ पे है। यहाँ पे आप ठहर के थोड़ा व्यू ले सकते हैं और कुछ फोटोज़ वीडियोज़ भी ले सकते हैं। और हम कुछ आप अगर इंटरेस्टेड है तो शॉपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ओरिजिनल पर्ल और शंख सब मिल जाएंगे। याद रखिए, यहाँ पे तो बिल्कुल भी नेटवर्क अवेलेबल नहीं है और कैश ज़रूरी है अगर आप कुछ चाट्स वगैरह खाना चाहते हैं। चाट्स मतलब फ्लावर्स आइसक्रीम्स अवेलेबल थे। जब हम लास्ट पॉइंट में खड़े होकर देख रहे थे, कुछ टाइम बैठकर बस हवा की फील की। और यहाँ पे तो नो रश, नो फोन, जस्ट साइलेंस। कुछ टाइम यहाँ पे स्पेंड करने के बाद हम वापस निकल पड़े रामेश्वरम के तरफ से, क्योंकि यहाँ पे रामेश्वरम सिटी के अंदर ही हमको और कुछ प्लेस देखना है। वो है रामनाथ कुंड, लक्ष्मण कुंड और पंचमुखी हनुमान टेम्पल। ये सब बहुत नज़दीक में आते हैं, आप जाके देख सकते हैं। रामनाथ स्वामी कुंड और लक्ष्मण कुंड और उसके बाद पंचमुखी हनुमान टेम्पल। पंचमुखी हनुमान टेम्पल में अंदर गए तो अभी भी आपको बोला जाता है कि जो स्टोन्स रखे हैं ये राम सेतु में जब बनाया था तब उनसे अंदर से लिया गया स्टोन्स है। और ये स्टोन आपको दिखाई देते हैं, फ्लोट्स होते रहते हैं पानी के अंदर। थोड़े यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। उसके आगे अगर आप आगे गए तो आपको नटराज भगवान का भी टेम्पल मिल जाता है, आप यहाँ पे भी दर्शन ले सकते हैं। इसके होने के बाद हम वापस शाम को 4 बजे रामेश्वरम को आ गए। यहाँ पे थोड़े हम शॉपिंग की और थोड़ा नाश्ता कर लिए और फिर हमारा रिटर्न जर्नी स्टार्ट होता है। अंत में एक बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, रामेश्वरम सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल
रीसेट जैसा लगता है। थोड़ा टायर्ड हुए तो थोड़ा वॉक ज़्यादा हुआ, थोड़ा वेट भी करना पड़ा, बट जो शांति मिली वो वर्थ थी। अगर आप प्लान कर रहे हो रामेश्वरम ट्रिप तो हमारा एक्सपीरियंस हेल्पफुल होगा। और हाँ, अगर आपको कुछ भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल बटन दबाइए। ऐसे ही नए वीडियो हमारे ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस के साथ शेयर करते रहेंगे। सी यू अगेन इन न्यू वीडियो। थैंक यू।